बिहार की बात करें, स्थितियां बेहद खराब होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें हल्के में लेने की भूल ना की जाए। जो मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें खुद देवेंद्र फडणवीस शामिल हो रहे हैं, उनकी अध्यक्षता वाली मीटिंग में उससे पूरी तरीके से नदारद नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे। और इसके साथ साथ जो एकनाथ शिंदे सरकार के दौरान जो काम किए गए, जो फैसले लिए गए, उसकी जांच तक के आदेश दिए जा रहे हैं। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में पूरे तरीके से ठनी हुई है और नाराजगी इतनी ज्यादा है कि सामने आकर उनके नेता अलग अलग मंचों से अलग अलग तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र भी गए थे और महाराष्ट्र में जिस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी, वहां शरद पवार भी थे। शरद पवार को जैसे वो कुर्सी पर बैठते हैं, गिलास में पानी भरकर नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आते हैं। वहां ऑडियंस में बैठे लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन शरद पवार उस पानी के गिलास को नहीं पीते बल्कि सरकार के साइड में रख देते हैं। अब इसको लेकर भी जिसको जैसा लगता है उस तरह से इस खबर का भी विश्लेषण किया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि शिंदे नाराज हैं, जो शरद पवार को मनाने में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी, कि अगर नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे अगर दोनों ही पाला पलट लेते हैं और एनडीए से किनारा कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और एकनाथ शिंदे नाराज हैं, तो अब नरेंद्र मोदी ये पूरी तरीके से बिसात बिछा रहे हैं कि आखिर इन सीटों का जुगाड़ फिर कहां से किया जाएगा। जो बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, जो 240 आए हैं, 400 पार की बात की गई थी, अगर नीतीश और एकनाथ शिंदे दोनों ही अगर बाजी पलट देते हैं या फिर पाला पलट देते हैं, तो फिर इन सीटों का जुगाड़ कहां से होगा। इस सब की जुगत में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी लगते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए आज नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच गए हैं। और बिहार में यूं तो नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री गए हैं तो मुख्यमंत्री वहां की उसमें शामिल भी होंगे, सरकार में भी शामिल हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार एक नहीं दो दो बार दिल्ली आते हैं, तो ना तो उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है और ना ही नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। बाकायदा तौर पर पटना से दिल्ली की फ्लाइट लेकर वो दिल्ली आते हैं। एक बार तब जब एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, उस वक्त वो आए थे, और अभी चंद दिनों पहले भी यहाँ पर आए थे दिल्ली में। लेकिन ना तो उनकी मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से और ना ही उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से। अब ऐसे मोदी से और ना ही उनकी मुलाकात हुई अमित शाह से। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में, बिहार की सियासत में क्या कुछ पक रहा है, क्योंकि इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की तेजी नजर आ रही है चुनाव को लेकर, लग ये रहा है, और कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ विश्लेषकों का, कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर से पहले ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। यही वजह है कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है, प्रधानमंत्री वहां पर एक नहीं कई कई दौरे करते हुए नजर आते हैं, वह शिलान्यास करते हैं, वह योजनाओं की घोषणा करते हैं। और आज वो भागलपुर में है बिहार के, और वहां से किसान सम्मान निधि की 19वीं जो किस्त है उसको उन्होंने वहां से लॉन्च किया है, यानी किसानों को दिया है। वो किसान जो लगातार सड़कों पर अभी भी बैठे हुए हैं, एमएसपी की गारंटी की वो मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक लंबी फहरिस्त है मांगों की, उनको दिल्ली तक नहीं घुसने दिया जाता है, कीलें ठोक दी जाती हैं, उन्हें देश के दुश्मन की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और आज जब नरेंद्र मोदी भागलपुर में है, तो वहां पर किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, कांग्रेस को कोसा जा रहा है, जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए इन 10.5-11 सालों में चाहे वो बिहार की बात करें या फिर हम देश की बात करें, वारे न्यारे हो गए हैं। लेकिन अब ये जो झूठ है और झूठी सरकार जो है, इसके झूठ की पोल हर रोज खुलती हुई नजर आती है। अब लोगों को उसके ऊपर से यकीन पूरी तरीके से उठ चुका है। भले ही वो चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके एक के बाद एक चुनाव, एक के बाद एक राज्यों पर कब्जा कर रहे हों, लेकिन लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि ये जनादेश नहीं है, दरअसल जनादेश की लूट की जा रही है। और एक तरह की मिली जुली भगत और साठ गांठ करके साम दाम दंड भेद से ये चुनाव जीते जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर यह कहना है कि बिहार को दिल्ली समझने की भूल बिल्कुल भी ना की जाए। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि अब चुनाव है तो लिट्टी चोखा भी खाएंगे प्रधानमंत्री, यहाँ पर आकर योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, घोषणा भी करेंगे, अब कई बार वो बिहार आएंगे। और इसी तरह की बात जो है वो पीके ने भी कही है, प्रशांत किशोर ने, जिनको बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है
कि उनको दरअसल बीजेपी फंडिंग कर रही है और यही वजह है कि वो बिहार में लगातार सक्रिय जिस तरह से नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर और पूर्णिया दौरे को लेकर, बिहार दौरे को लेकर उन्होंने भी ये कहा है कि क्योंकि चुनावी सीजन है तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अब आपको बिहार में खूब नजर आएंगे। लेकिन चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हम बिहार की बात करें, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही वजह है कि शरद पवार को एक तरह से अपनी तरफ रिझाते हुए नजर आए प्रधानमंत्री हाल ही के कार्यक्रम में। लेकिन शरद पवार भी राजनीति के घाघ हैं और उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि जो आप पानी पिलाने की बात मुझे कर रहे हैं वो पानी में किसी कीमत पर भी नहीं पीऊंगा। पानी पिलाना यानी आप उस मुहावरे को समझिए, क्योंकि उनको ये साफ समझ आ रहा है कि चाहे वो एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, कैसे उनका इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर शिवसेना का, कैसे पार्टियों को तोड़ा गया। तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है, किसी भी पार्टी को तोड़ सकती है। अगर अब ये भी आप ये देख लीजिए कि नीतीश कुमार को भी भली भांति पता है, जो अमित शाह ने बयान दिया था कि इलेक्शन के बाद ही ये तय होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, ये अमित शाह ने साफ कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता ये कह ही चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो ख्वाब था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए बिहार में, वो सपना हम पूरा करेंगे। तो ये तो नीतीश कुमार को भी साफ तौर पर पता है कि अगर इस बार एनडीए की में हो सकता है कि उनको सामने रखकर चुनाव लड़े, और अगर उनको सामने उनको फेस बनाकर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो ये तो आप फिर पूरे तरीके से तय मानिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनने जा रहे हैं। और ये बात नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से पता भी है। और इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर हम बिहार की बात करते हैं तो एनडीए की हालत बेहद खस्ता है, बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी है। 2020 की भी 21 की बात करते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की, तो तब भी आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। वो तो अगर बीजेपी ने अपना ये साठ गांठ ना की होती तो आज एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार होती। तो और तेजस्वी यादव एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर उभरे हैं और उनमें युवाओं में खास तौर पर उनका एक बड़ा क्रेज है। तो नीतीश कुमार को और बीजेपी को ये भी बहुत समझ में आ रहा है। यही वजह है कि चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन अभी से ही बिसात बिछाने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बिहार। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। दो खास मेहमान फिलहाल मेरे साथ हैं। डॉक्टर संदीप यादव जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर संदीप यादव जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट पीयूष पंत जी भी जुड़ गए हैं। पीयूष जी, स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। डॉक्टर संदीप यादव जी, आपसे शुरुआत में करना चाहूंगी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ये जो कुछ हो रहा है, देश से लेकर विदेश तक जो हो रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी की झूठ की तो पोल खुल ही रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती हुई भी नजर आ रही है और अलग अलग तरीके से दाना रोटी डालती हुई नजर आ रही है कि अगर नीतीश या शिंदे जो आंख दिखा रहे हैं, अगर वो भागते हैं तो फिर सीटों का जुगाड़ कहां से किया जाए? जी नमस्कार बुसरा जी। देखिए, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार जी अपनी पॉलिटिकल बार्गेन के लिए सब बातें कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बीजेपी की गिरफ्त से बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है, क्योंकि कई करप्शन में नाम एकनाथ शिंदे के आ चुके हैं। जालना में हाउसिंग स्कीम पर, फिर उसके बाद बीएमसी के प्रोजेक्ट्स पर, कई स्कीम्स में चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनके कई एलिगेशन उनके ऊपर लग गए हैं। और बीजेपी उनको शिवसेना से इसीलिए तोड़ पाई थी कि उसने उनको इसी तरह का डर दिखाया और धीरे से उनको वहां से वो ले आया और फिर उनको और फंसाते चले गए। तो ये लोग अपने पॉलिटिकल बार्गेन के लिए तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी इनके लिए एकदम मुश्किल है। नीतीश कुमार भी सृजन घोटाले में उनका नाम रहा है और अगर बीजेपी डायरेक्ट उनके ऊपर हमलावर नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल है, ना ही उनको वो पूरी तरह से अपना सकते हैं, ना पूरी तरह से इग्नोर कर सकती है, क्योंकि बिहार में आज तक बीजेपी अपने दम पे सरकार कभी नहीं बना पाई है। और नीतीश कुमार पर इसीलिए वो सीधा हमलावर नहीं होती है। कभी उनको घोटालों में नाम है उनका, लेकिन कभी उनके ऊपर इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं की जिसमें उनको जेल तक, क्योंकि उससे संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा और टूट गया तो फिर वो हमेशा के लिए सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक खतरा है।
तो वो उनके सहयोगियों पर हमलावर होते हैं, हमला करते हैं दूसरे तरीकों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे बार्गेन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों अपने पॉलिटिकल स्पेस के लिए और बार्गेन कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे तो राजनीति में एक ऐसे उदाहरण है जिनको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है कि वो बीजेपी के साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अगला 5 साल गुजारना है। आप समझ सकते हैं कि उनके लिए मैंने उनको पहले सीएम बनाया गया, उनको तोड़ा गया, अपनी जो पुरानी पार्टी थी उनको एक तरह से उनके ऊपर एक ऐसे आदमी बन चुके हैं एकनाथ शिंदे जिनको राजनीति में धोखेबाज के रूप में उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। उस पार्टी से जिससे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, उसको छोड़ के आने के बाद वो सीएम बने। सीएम बनने के बाद बीजेपी ने उनको धीरे से निपटा के, बीजेपी का स्ट्राइक रेट पिछले विधानसभा चुनाव में 90% था, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट उससे बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद कम था और अभी वो सीएम है। तो वो जानते हैं कि बीजेपी कैसे यूज करती है पॉलिटिकल स्पेस को। उसी महाराष्ट्र का अगर हम एग्जांपल लें तो बीजेपी एक पिछलग्गू पार्टी थी शिवसेना की। शिवसेना का वहां पे राजनीतिक आधार था और बीजेपी ने उन्हीं के राजनीतिक आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। तो सभी इस बात को जानते हैं कि कैसे बीजेपी व्यक्ति को और राजनीतिक दलों को अपने ग्रोथ के लिए यूज करती है। और इस मैंने बताया ना कि एकनाथ शिंदे चुप चुप के हमेशा 24 घंटे रोते हैं, लेकिन सामने वो स्क्रीन पर नहीं रो सकते। उनका ऐसा हाल बीजेपी ने कर दिया है कि भीतर से सारे वो जख्म से भरे हुए हैं, लेकिन बाहर से उनको मुस्कुराते हुए दिखना है, और वो दिख रहा है। तो कुल मिला के सरकार उतनी खतरे में है या नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का चुनाव इतना आसान नहीं है। पिछली बार जो दोनों पार्टियों के बीच में, चाहे वो एनडीए रही हो या फिर कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन था, उसके बीच में वोट शेयर्स का बहुत कम का डिफरेंस था। बहुत नजदीकी मामला था 2020 का जो विधानसभा चुनाव था। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के बाद लेफ्ट, कांग्रेस और आरजेडी ने 9 सीटें जीती हैं, और विधानसभा के चुनाव एकदम दूसरी तरह का चुनाव होता है। वहां पर नैरेटिव्स भी लोकल होते हैं, लीडर्स भी लोकल होते हैं, और चीजें भी लोकल होती हैं। तो इस स्थिति में एक मजबूत गठबंधन के रूप में दिख रहा है। वो कितना मजबूत है ये तो आने वाले समय में धीरे धीरे स्पष्ट होगा। बुसरा जी। जी, लेकिन इससे जुड़ा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर संदीप यादव जी के नीतीश कुमार को ये भली भांति पता है, वो राजनीति के घाघ हैं, इन्होंने घाट घाट का पानी भी पिया हुआ है, उनको पलटूराम की उपाधि इसीलिए भी मिली हुई है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी जो खेल किया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा। शिवसेना तो उनकी साथी रही सबसे लंबे वक्त तक, और उन्हीं के ऊपर चढ़कर एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी सियासी बिसात बिछाई। और अब हालत यह है कि उन्हें बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है, इतने मेजोरिटी के साथ वो महाराष्ट्र में आई है अकेले भारतीय जनता पार्टी कि बहुत ज्यादा उसे सहारे की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग जगहों पर देखें, पंजाब से लेकर हर जगह पर यूज एंड थ्रू की पॉलिसी वो इस्तेमाल करती है। तो नीतीश को भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि इस बार भले ही उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है उनको तो उठाकर दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तो उनके साथ भी वही होगा। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता नीतीश कुमार तमाम तरह की चीजों को तलाश रहे और देख रहे होंगे? नहीं, वो हर चीज तलाश रहे हैं। नीतीश कुमार एक बहुत ही शार्प पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके जो विकल्प हैं वो बहुत ही सीमित हैं। वो सब कुछ तलाश रहे हैं, और वो ये जानते हैं कि दबोच लेगी बीजेपी, इससे एकदम सहमत है। और बेसिकली पिछले लोकसभा चुनावों में जो माहौल था उसमें बहुत सारे लोग जेडीयू के खात्मे का मरसिया, मैंने एक तरह से उसका खात्मे की कहानी गढ़ने लगे थे, बताने लगे थे कि खत्म हो जाएगी जेडीयू। और उसने चमत्कारिक ढंग से 16 सीटें शायद जीती हैं उसने लोकसभा सीट में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लगभग इतनी सीटें जीती हैं। तो 12 या 16 जीती है। तो कुल मिला के जी जी 12 उसने अपनी वापसी की है। तो हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत वोट परसेंटेज में सुधार हुआ है, आरजेडी के वोट परसेंट में बहुत मजबूती आई है। लेकिन ये मैंने कहा अभी आपसे कि आपने एकदम, आपका सवाल भी वाजिब है। और जेडीयू अब एक्चुअली क्या है कि ये देखना होगा कि जितना दबाव डालेगी बीजेपी जेडीयू पर, जेडीयू उतना ही दूर जाएगी। जेडीयू को खत्म करने के लिए उसकी राजनीति को
पॉलिटिकल स्पेस को अप्रोप्रिएट करने के लिए बीजेपी ने कई बिसात बिछाए हैं। उसी बिसात में आपने परिचय में बताया था इस कार्यक्रम की शुरुआत में कि प्रशांत किशोर जो है उनको खड़ा किया गया, उनकी फंडिंग पर बहुत बड़ी यात्रा की उन्होंने, बड़ा वो मैनेजमेंट था, सब कुछ था। तो उस पर एक बहुत मैनेजमेंट और खर्च जो कहा जा रहा है बीजेपी ने किया है, और एक तरह से जो कंसल्टेंसी की शुरुआत की उन्होंने आईपैक से, अपने कंपनी से, वो बीजेपी से ही शुरुआत की थी। और उस समय वो नैरेटिव गढ़ते थे जिससे बीजेपी को लाभ हो, उसमें हिंदू मुसलमान का भी नैरेटिव हुआ करता था। लेकिन अभी वो जब जन स्वराज नाम का उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया, संगठन बनाया, उसको लेकर जब घूम रहे थे तो मुसलमानों की वो जाली वाली टोपी पहनते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, और वो गांधी का फोटो लगाकर घूम रहे थे। बाद में अम्बेडकर का भी लगा लिया उन्होंने। तो वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल माइलेज के लिए और पॉलिटिकल अपनी स्पेस के लिए कुछ भी करेंगे, और वो बेसिकली ये उसी का हिस्सा है कि बेसिकली बीजेपी की लार्जर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि जब नीतीश कुमार राजनीति में एक तरह से प्रभावी होंगे तो उनके स्पेस को कैसे हम लोग अपने तरफ खींच लें, उतना ही दूर रहे वो ईबीसी और माइनॉरिटी और ओबीसी और दलित, जितना आरजेडी से पहले दूर है, कांग्रेस से दूर है, और हम मैंने अप्रोप्रिएट कर ले थ्रू प्रशांत किशोर, और उनको एक ऐसे नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके कि जो कि धर्मनिरपेक्ष भी दिखें, जो एक प्रगतिशील नेता के रूप में दिखें, जिनकी राजनीति एक हार्डकोर बीजेपी के लीडर की तरह ना हो। तो बहुत सारी बिसाते बिछाए गए, इस बात को समझ रहे हैं नीतीश कुमार, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। अब यही देखना है कि अगर ज्यादा बीजेपी उनको दबाएगी तो वो बिदकेंगे और वो इधर आ सकते हैं, और जितना उनको सॉफ्ट ढंग से मतलब टैकल करेगी वो उतना बार्गेन करेंगे बीजेपी के साथ, वो भी कम नहीं है। तो ये सब आने वाले समय में पता चलेगा कि होगा क्या। लेकिन ये सब कुछ जो अभी चल रहा है वो बेसिकली अपनी एक पॉलिटिक्स है, जिसमें लोग अपने अपने बार्गेन की कैपेसिटी को, मोल भाव की क्षमता को तोल रहे हैं। जी, और बीजेपी को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि कम से कम चुनाव तक तो उन्हें नीतीश कुमार की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का पता नहीं, उनको ये पता है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और हालांकि दिल्ली में भी चेहरा नहीं था, नरेंद्र मोदी ने अपने बल पर चुनाव लड़ा, लेकिन 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी और बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर। बुसरा जी, दिल्ली में अभी भी बीजेपी जीती नहीं है, आम आदमी पार्टी हारी है। इसी एक स्टेटमेंट में वो रहस्य छुपा हुआ है। और बहुत सारा जो मैनेजमेंट था, जो माहौल बनाया था यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो ये चीजें हैं। बीजेपी जीती नहीं है दिल्ली में, जीतना मानना ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। वोट परसेंटेज 3.5% का ही अंतर है। जी ठीक है, आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ और आपने बहुत सही बात कही है। तो ऐसे में जो पॉलिटिक्स लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं, वही पॉलिटिक्स अब आप देखिए कि उससे आगे बढ़कर, कहीं ज्यादा आगे बढ़कर राहुल गांधी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो जातिगत जनगणना की बात करें, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की बात कर रहे हैं। आप वक्फ बिल की बात करें तो उस पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। पहले विरोध करते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। उसके अलावा हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे जिस तरह से मंदिर ढूंढा जा रहा है, जिस तरह की पूरी सियासत हो रही है, अब बागेश्वर धाम के वहां साथ में मंच जो है वो साझा करते हैं नरेंद्र मोदी और उसे छोटा भाई बोलते हैं। ये तमाम चीजें भी तो बिहार के लोग और देश के लोग देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक नफरती बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो लगातार नफरत परोसता है, उसके साथ मंच न सिर्फ साझा करते हैं, वहां पर न सिर्फ पहुंचते हैं बागेश्वर धाम, बल्कि वहां जाकर उनको छोटा भाई, बागेश्वर धाम को छोटा भाई कहते हुए नजर आते हैं। तो ये अब देश का हाल ये हो चला है और इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ये चुनाव, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये दरअसल विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब कौन कौन और किस किस तरह से उनके साथ रहता है, नहीं रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आने वाले वक्त में बिहार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, और महाराष्ट्र में जो कुछ घमासान हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी बीएमसी का चुनाव होना है, तो वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। पीयूष जी, थोड़ा सा इंतजार में आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि रविंद्र जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने फिर भी वो जुड़े हैं, उन्हें बैठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। रविंद्र श्रोन मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। स्वागत आपका कार्यक्रम में।
आपको मैं जल्दी फ्री कर दूंगी रविंद्र जी, पीयूष जी के पास आऊंगी, माजरत पीयूष जी आपके पास मैं लौट रही हूँ। लेकिन रविंद्र जी, देश और देश से लेकर विदेश जो पूरी सियासत जो हो रही है फिलहाल, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे फंडिंग की बात हो, महाराष्ट्र में जो घमासान हो रहा है, अभी सरकार बनी है, और बिहार में जो कुछ हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को ये लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए गिलास भरकर शरद पवार को पानी देते हुए नजर आते हैं और शरद पवार कहते हैं मुझे पानी मत पिलाइए आप? उषा जी और जी। पीयूष जी से माफी के साथ मैं शुरुआत करूंगा कि देखिए, हम लोग जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं इनमें कितनी खूबसूरती के साथ बीजेपी ने बहुत शानदार तरीके से वो सबसे अहम जो बहस थी इस पूरे लोकशाही की, उसको कहीं ना कहीं साइलेंट कर दिया, किनारे कर दिया। अब वो $21 मिलियन वाला सवाल खत्म हो गया क्या इस देश में? उस मसले पर कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब बात क्या, वो जब उधर से कोई जवाब ही नहीं आएगा तो हम लोग कितनी बात कर लेंगे? आप लोग बात कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन असली जवाब तो सरकार देगी ना। सरकार की तरफ से तो बिल्कुल ही खामोशी ओढ़ ली है, और प्रधानमंत्री ऐसे लोगों के कार्यक्रमों में जाके उन लोगों को लेजिटिमाइज कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, है ना, जिनका काम है कि किस तरीके से दो धर्मों में जो है वो विभेद पैदा हो, किस तरीके से वो वहां पर पीएम जाते हैं और गोदी मीडिया उसकी चर्चा करता है। हम लोग संदीप यादव जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, आपने बुशरा जी अपने शुरुआती उद्बोधन में बड़ी अच्छी बातें बोली, लेकिन आपने तो वो बातें बोली ना तो जमीन पे दिख रही हैं। अरे भैया, असली खेल तो वो है ना जो दिख ही नहीं रहा, जो दिख नहीं रहा हमको कि $21 मिलियन आए हैं, ये आपका वोट पता लगे कोई और ही डाल रहा है। हम लोग खामखा राजीव कुमार को बोल रहे हैं, वो तो वॉशिंगटन में ही पड़ रहा है आपका वोट। भाई $21 मिलियन का जब तक हम लोगों को खुलासा नहीं होगा कि किस वोट, कहां वोट था, किसने डाला, कितने बजे के बाद बढ़ा घटा, तो क्या उसका असर बिहार चुनाव में नहीं होगा? क्या आज से पता लगेगा कि 6 साल बाद हमको मालूम पड़ा कि बिहार के इस चुनाव के लिए भी कहीं से कोई फंडिंग आ गई थी? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कन्वीनियंटली जितना कांग्रेस पार्टी भी साइलेंट है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी लोग कहां हैं? अब ये तो इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को कूद जाना चाहिए था, या कम से कम दूसरे जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी है, अखिलेश की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, उन तमाम लोगों को इससे बड़ा क्या मुद्दा चाहिए इस देश में? अगर पैसा कांग्रेस के लिए भेजा गया है तो सरकार फेल है, और अगर सरकार के लिए भेजा गया है तो इससे बड़ी हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जब इतना बड़ा देश में विदेशी लोगों का या विदेशी पैसे की वजह से लोकशाही को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, हमारा जो पूरा तंत्र है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इतने भरोसे से लोग 5 बरस इंतजार करते हैं कि वोटिंग का वक्त आएगा, और वोट जब पड़ता है तो उसकी कीमत ही खत्म हो गई। अब इतने साल 2009 के बाद जिस तरीके से 2014 में 19 में 2 बार वोट बहुत बढ़े, परसेंटेज जो लोकसभा चुनाव में बढ़ी, 2024 में कुछ घटी, तो ये क्या नैसर्गिक हो गया, कुदरती तौर पे हो गया, या इसके पीछे असली मकसद क्या था, असली पैसा कहीं और से आया था? अब ये बातें इतनी महत्वपूर्ण है। बाकी तो सही बात है, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का कितना किरदार है, तेजस्वी यादव कितने ताकतवर हैं, संदीप जी ने तमाम बातें की, वो बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं, और हम लोग एक जो सोशल साइंटिस्ट के तौर पर, पत्रकार के तौर पर तो वही बात कर सकते हैं जो जमीन पे हमको दिखता है, लेकिन हुकूमतों को तो वो दिखता है ना जो हमको नहीं दिखता। सरकारों को तो वही दिखता है। सरकार की मर्जी के बिना क्या कोई पैसा देश में आ जाएगा? सरकार की मर्जी के बगैर अगर पैसा आ गया तो सरकार की क्या जरूरत है? अरे भैया, सरकार के बिना ही पैसा जब आ रहा है और सरकार की मर्जी के बगैर पैसा अगर कोई खर्च कर रहा है तो आपको हुकूमतों की जरूरत क्या रह गई? अब की बार ट्रंप सरकार बोला प्रधानमंत्री ने वहां जाके, तो कौन सी सरकार की बात कर रहे थे? वो ट्रंप सरकार कौन सी थी? वो वॉशिंगटन की ट्रंप सरकार थी कि कहीं और की थी? $21 मिलियन के बाद तो कहीं भी सरकार बना दो आप। $21 मिलियन आपको मिल जाएगा तो आप बांग्लादेश में सरकार बना दो, आप पाकिस्तान में सरकार बना दो, आप तो कहीं भी बना दो। तो वो इतने जब तक इन इश्यूज का कोई समाधान ना हो और इन इश्यूज को जब तक पॉलिटिकल पार्टीज रेज नहीं करेंगी, तब तक मुझे लगता है कि हम लोग सही जो
मूल मसले हैं इस लोकशाही के कि भैया पूरा गेम कैसे होता है। इलेक्शन में हम लोगों को कुछ दिखता है, हम लोग खूब उस पर दिन रात बात करते हैं और नतीजे कैसे बदल जाते हैं। और नतीजे ऐसे बदल जाते हैं, बुशरा जी की केजी का बच्चा भी हंसता है कि यार आपको इतना भी समझ नहीं आया, ये तो एक तरफा लहर थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो इतनी सामान्य भी नहीं है, ये तमाम चीजें इतनी सामान्य भी नहीं है कि भाई इनको इतना कन्वीनियंटली हम लोग इग्नोर कर दें या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इसको इग्नोर कर दें। बेहद महत्वपूर्ण ये चीजें हैं और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल इस पर ही डिपेंड करेगा। अब अगर नीतीश कुमार जीते या हारे, तेजस्वी यादव जीते या हारे, उस बात से कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाएगा क्या? असली अंतर तो ये पड़ेगा ना कि बिहार के लोग उसको जिताएं या हराएं। अब पता लगे बिहार के लोग जिता ही नहीं पा रहे जिस व्यक्ति को, वो हरा ही नहीं पा रहे किसी को, उनको हराने और जिताने की जिम्मेदारी तो कोई न्यूयॉर्क में लिए बैठा है। तो आप बताइए ना, ये तो फिर खेल हो गया ना हमारे साथ। दिल्ली की जनता वोट डाले और वो हरा ही ना पाए किसी को, या पूरे मुल्क में जो वोट डाल रहे हैं वो कोई और ही सिस्टम हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई है, मुझे लगता है ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हैं। और साथ साथ अगर सरकारें या जो खासतौर पर विपक्षी दल हैं इस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से उठाएं, हम लोग और आप लोग तो खैर उठाते ही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाते हैं, तो थोड़ी लोगों के बीच में ज्यादा उस बात की जागृति पैदा होगी। नहीं तो जिस तरीके से कुंभ की भगदड़ थी, आज कोई जिक्र नहीं है उसका। जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई, कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो कुंभ में जो पानी था उसकी क्वालिटी पर कोई जिक्र नहीं है। वैसे ही ये मुद्दा भी गायब हो जाएगा। और अगर मुद्दा गायब हो गया तो फिर हम लोग तो इंतजार ही करते रहेंगे कि भाई कब अगला मुद्दा आए। और ट्रंप जैसा व्यक्ति, इतने बड़े मुल्क का राष्ट्रपति, 4-4 दिन लगातार एक बात बोल रहा है, 4-4 दिन तक एक ही बात बोल रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार बोल के खत्म कर दिया हो, रिपीट कर रहे हैं उस बात को। और छोड़िए, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तक का कोई जवाब नहीं आया। वो कहते हैं गंभीर मामला है। अरे भैया, गंभीर मामला तो हम भी जानते हैं, इसमें प्रवक्ता से पूछने की क्या जरूरत है? आप गंभीरता के आगे की बात बताइए ना। गंभीरता तो सब समझ रहे हैं, लेकिन आगे क्या हुआ? डॉक्टर एस जयशंकर जो आंखों से वो आग निकालते हैं रील्स में। अरे भैया, कब तक आंखों से आग निकालते रहोगे? इन सवालों का तो जवाब दे दो। जब तक इनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, और सही बात कहते हैं कि जेम्स बॉन्ड है भाई, इतना इंपॉर्टेंट इश्यूज पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री गए हैं वहां पर। अब वो याद है आपको पुराना वो उनका एक जुमला, उन्होंने कहा था ऐसे हाथ उठा के 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़। अब वो इस तरह की बातें करने के बाद कम से कम 10 साल बीत गए, उस बात को बताइए तो सही भैया, वो 80-90,000 करोड़ का क्या किया? वो पैसा आया वहां? उस पैसे से कितने बिहार के लोगों को नौकरियां मिल गई, कितनी सड़कों का निर्माण हो गया? आज भी क्यों देश के हर हिस्से में बिहार से पलायन करके लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए? अगर 80-90,000 करोड़ रुपए आपने 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया, तो उसके बाद क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? अब तो सरकार कम से कम वहां पर तो इन्हीं की है। और गुजरात में ये सरकार है, गुजरात की सरकार के जो लोग हैं वो जाके काम करना चाहते हैं अमेरिका में, वो लोग रहना नहीं चाहते इस राम राज्य में। और बिहार में इतने साल से जो सरकार है, वो सरकार एक ही पार्टी की है, दूसरी पार्टी भी उसमें शामिल है, बीजेपी। लंबे अरसे तक इन्हीं दोनों की हुकूमत रही है। उसमें क्या विकास के काम हुए? कभी सरकार जो है इन बातों के ऊपर बीजेपी और नीतीश कुमार चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और ना इन मुद्दों को कभी लाइमलाइट में लाने के लिए कोशिश करते हैं। मसला ये फंस गया कि तेजस्वी की पार्टी भी जो इन मुद्दों को उठाना जिनको चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं जाति और धर्म के संकट में फंसी हुई है। अगर वो, हालांकि एक बड़ी फॉलोइंग उनकी है, युवक जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हैं, लेकिन और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो या दूसरे मुद्दों पर उन्हें खूब आंदोलन भी किया है। लेकिन इन मुद्दों को जब तक सेंटर स्टेज पर लेके नहीं आएंगे कि भैया, और नीतीश कुमार तो कभी इधर कभी उधर, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस डिसाइड नहीं करेंगे।